नमस्कार, मैं हूं मृत्युंजय कुमार झा और अगले आधे घंटे तक कमोडिटी मार्केट पर सबसे बड़ी कवरेज जारी है। हम आपको बताएंगे, क्योंकि ये हफ्ता कारोबारी सत्र के लिहाज से बड़ा छोटा हफ्ता है, तो इस हफ्ते का इस कारोबारी हफ्ते का ये आखिरी दिन है। तो आज बाजार में कहां पर एक्शन है, आपके लिए कहां पर कमाई के मौके बन सकते हैं, खबरें कौन कौन सी हैं और उन खबरों का बाजार के ऊपर इंपैक्ट होगा क्या, इस पर हम बात करेंगे। और बातचीत के लिए हमारे साथ मेहमानों का एक बड़ा पैनल इस वक्त जुड़ा है। सबसे पहले अपने मेहमानों से आपका परिचय करा दें। हमारे साथ इस वक्त जुड़ रहे हैं प्रफुल्ल विठलानी, जो कि चेयरमैन हैं आइस्टा के, ऑल इंडिया शुगर ट्रेड एसोसिएशन के। हमारे साथ संजय मोहंती हैं, डीजी हैं इस्मा के। वंदना भारती हैं एसएमसी ग्लोबल की, और साथ ही धर्मेश भाटिया हैं एमिरेट्स एनबीडी के, दुबई से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। और हम चर्चा की शुरुआत करने जा रहे हैं चीनी के साथ, और चीनी के साथ इसलिए क्योंकि शुगर हाई हो गया है। शुगर हाई से मतलब ब्लड शुगर नहीं, बल्कि शुगर की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, और इतनी बड़ी हैं कि ग्लोबल मार्केट में व्हाइट शुगर का भाव 11 साल की ऊंचाई पर पहुंच चुका है। आइस में जो रॉ शुगर की ट्रेडिंग होती है उसका भाव 7 साल की ऊंचाई पर पहुंच गया है, और दुनिया के कई देशों से उत्पादन घटने की खबरें आ रही हैं, और उसमें भारत भी शामिल हो गया है। ताजा अनुमान कल इस्मा ने जारी किया है, जिसमें यह कहा है कि भारत में चीनी का उत्पादन 3%। संजय मोहंती जी, आपसे होगा, क्योंकि आपने कल ये डेटा रिलीज किया है चीनी उत्पादन को लेकर के। 3% जो कमी की बात आप कर रहे हैं उत्पादन में, मैं आपसे जानना चाहता हूं कि सप्लाई सिचुएशन को देखते हुए ये कमी कितनी ज्यादा है। देखिए, फर्स्ट थैंक यू फॉर हैविंग मी ऑन द शो। ये बताना चाहेंगे कि चीनी का उत्पादन हमें होलिस्टिक तरह देखना चाहिए। सही पोजीशन ये है कि इसमें एथेनॉल का डाइवर्जन का इंक्लूड नहीं किया गया। इस साल हम एथेनॉल का डाइवर्जन पिछले साल से 10 लाख टन ऊपर कर रहे हैं। तो जब एथेनॉल का डाइवर्जन साथ ले लें तो जो पोजीशन आप दिखा रहे हैं उस तरीका का नहीं है। दूसरी बात, हमें ये देखना चाहिए कि जो हमारा फोकस है, our focus has been first on domestic consumption, second on ethanol supplies, and last on exports. And we are holding adequate stocks on the supply side, so there's no issue of any concern for the reduction in any fall in production. Okay. जो प्रोडक्शन की कमी हो रही है वो हम एक्सपोर्ट्स से कम कर दे रहे हैं। अच्छा, तो पिछले साल हमने 11 मिलियन टन एक्सपोर्ट किया था, इस साल हम अभी तक खाली 6 मिलियन एक्सपोर्ट रिलीज किए हैं। तो कोई प्रॉब्लम का कोई आशंका नहीं है। ठीक है, तो आप कह रहे हैं कोई चिंता वाली बात है नहीं। ठीक है, हमारे साथ प्रफुल्ल विठलानी जी हैं, जो कि शुगर मार्केट पर बहुत गहरी पकड़ रखते हैं, और ना सिर्फ भारतीय शुगर मार्केट में बल्कि ग्लोबल शुगर मार्केट पर भी इनकी पैनी नज़र रहती है, प्राइसेस को लेकर, डिमांड सप्लाई को लेकर। तो विठलानी जी, मैं आपसे जानना चाहता हूं सर कि अभी जो मैं खबरें देख पा रहा हूं कि दुनिया के कई देशों से उत्पादन घटने की खबर आ रही है। थाईलैंड, पाकिस्तान, चीन, यूरोप, वहां पर उत्पादन घटने की खबरें आ रही हैं। हालांकि ब्राजील में बढ़ने की बात भी आ रही है। लेकिन मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो ग्लोबल शुगर का मार्केट है, क्या डिमांड के मुकाबले सप्लाई के हालात टाइट हैं? और क्योंकि भारत से जब भी चीनी को लेकर कोई खबर आती है तो ग्लोबल मार्केट में दाम ऊपर नीचे होते हैं। भारत एक बड़ा सप्लायर है ग्लोबल मार्केट को, तो ओवरऑल सिचुएशन आपको क्या दिख रहा है? प्रफुल्ल जी। 9% ही डाउन रहेगा हिंदुस्तान का प्रोडक्शन। लास्ट ईयर हमने 359 का किया था, ये बार इट इज समवेयर बिटवीन 325 330 के बीच में रहेगा। तो एक ये बात हो गई। दूसरी, जो देश हिंदुस्तान को देखना अभी ये बहुत जरूरी है कि एक अलग है पार्ट और एक वर्ल्ड, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड अलग है। हमारे यहाँ रिलीज मैकेनिज्म की सिस्टम है, हमारे यहाँ एमएसपी की सिस्टम है, और गवर्नमेंट अच्छी तरह से प्राइस तीनों तरफ से, यानी फार्मर, इंडस्ट्री, कंज्यूमर, सबकी तरफ से अच्छी तरह से हैंडल कर रही है। वर्ल्ड में आज 40 से 50% प्राइस हिंदुस्तान के प्राइस से ज्यादा है। अच्छा, वो रीजन हिंदुस्तान से 6 मिलियन टन से ज्यादा नहीं आएगी, ये सिर्फ बात नहीं है, उसमें दूसरी बात ये भी है कि वर्ल्ड में स्टॉक कम है। अच्छा, और उनको अपनी सप्लाई की जरूरत है, पर हमारी भी पाबंदी है कि हमें हमारी डोमेस्टिक मार्केट को देखना है। तो यहाँ से कोई भी नए एक्सपोर्ट की परमिशन सेंट्रल गवर्नमेंट से आए, ऐसी बिल्कुल उम्मीद हम नहीं रख रहे हैं। अच्छा,
अच्छा। और जो हमारे पास स्टॉक है वो हमारी रिक्वायरमेंट के लिए काफी अच्छी अवेलेबिलिटी है। यानी यहाँ डोमेस्टिक मार्केट क्या हुआ था कि पहले 6 महीने हम्म। जो कर्नाटक और महाराष्ट्र में हम्म। फाइनेंशियल क्रंच होने की वजह से सीजन में चीनी का क्या है कि 5 महीने सीजन में पैसे बहुत लगते हैं और फिर वो स्टॉक करके आपको 15 महीने में बेचने को मिलती है। अच्छा। तो इक्विडिटी फाइनेंस की प्रॉब्लम की वजह से काफी मिले क्या है कि गवर्नमेंट के दिए गए कोटे से हम्म। अतिरिक्त बेच के मार्केट में सप्लाई बढ़ा के 31 रुपीज 32 रुपीज में चीनी बेची थी। अच्छा। तो उसकी करेक्शन होनी है अभी जो रिमेनिंग 6 महीने है। तो हो सकता है जो महाराष्ट्र के रेट है वो 33-34 के आसपास कुछ आगे या पीछे रहेंगे, पर अब 33 से नीचे जाने की उम्मीद कम लग रही। अच्छा, तो मतलब तो आप ये कह रहे हैं हाँ, बिटलानी जी, मतलब मैं जहां तक समझ पा रहा हूं कि आप ये कह रहे हैं कि ग्लोबल मार्केट में दाम बढ़े हैं, उसके पीछे कई वजह हैं, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इंडिया का सिचुएशन सप्लाई को लेकर ठीक है और उसको लेकर कोई घबराने वाली बात नहीं है, राइट सर? बिल्कुल घबराने की बात नहीं है। हाँ। हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट बंद है, भले मार्केट में अगर वहां बेचने को जाते हैं तो हमें ठीक है। 46-47 रुपीज का रेट मिल सकता है, अच्छा। जबकि हिंदुस्तान में चीनी जो है एक्स मिल 33-35 के बीच में बिक रही है। अच्छा, ठीक तो है। और काफी गवर्नमेंट का कंट्रोल है, तो इस पर हमें मैं बिल्कुल आऊंगा भी सर, इस चिंता पर मैं करने की आऊंगा, ये जरूरत आपने नहीं। बड़ा महत्वपूर्ण मुद्दा उठाया है। लेकिन अब संजय मोहंती जी, मैं आपसे एक बात जानना चाहता हूं, जैसे कि अभी विटलानी जी कह रहे हैं कि 60 लाख टन का जो एक्सपोर्ट का कोटा था, अब उसमें बढ़ोतरी की कोई गुंजाइश दिख नहीं रही है, क्योंकि डोमेस्टिक मार्केट को भी देखना है। क्या आप भी यही फील कर रहे हैं? क्योंकि बहुत सारी चीनी मिलें इस उम्मीद में है, या जो इस वक्त अभी आप लोगों को सुन रहे हैं वो ये जानना चाहते हैं क्या शुगर एक्सपोर्ट का कोटा और बढ़ भी सकता है क्या? इस पर आपका कमेंट क्या होगा? So quota, we worked proactively with the government this year on a system that has worked well. तो इस साल 6 मिलियन टन, 7 नहीं 6 मिलियन टन का जो कोटा रिलीज हुआ था वो बिल्कुल सही था आउटपुट देख के। आज के दिन जैसे हमने आपको पहले बोला था, फोकस इज आवर डोमेस्टिक कंजम्पशन एंड एथनॉल, एंड ओनली बियॉन्ड दैट हम एक्सपोर्ट की बात करेंगे। तो अभी आने वाले दिन में और 6 मिलियन से ज्यादा एक्सपोर्ट होगा कि नहीं, वो सीजन 1 महीने में पूरे प्रोडक्शन नंबर आ जाएंगे, उसके बाद ही मालूम पड़ेगा। बट ऑन सप्लाई साइड एज आउटलाइन हम लोग बहुत कंफर्टेबल है, कोई चिंता वाली बात नहीं है। कोई चिंता वाली बात नहीं है। तो मतलब संजय, मतलब आप ये कह रहे हैं कि एक्स्ट्रा अभी शुगर एक्सपोर्ट आप लोग डिमांड नहीं कर रहे हैं, राइट? देखिए, हम प्रोडक्शन नंबर आने के बाद ही कहेंगे, इसलिए हमने कहा था इस साल हमने जो कोटा सिस्टम एज जो गवर्नमेंट ने रिलीज किया था वो एज पर इंडस्ट्री एडवाइस था। तो आपको और आपके जो मेंबर हैं संजय, वो आपके मेंबर आपको फोर्स नहीं कर रहे हैं कि आप डिमांड करें कोटा बढ़ाने का? देखिए, कोई चीज फोर्स नहीं करते हैं, सब चाहते हैं कि प्रोडक्शन का आउटलुक क्लियर हो, तो ऑटोमेटिकली एक्सपोर्ट का नहीं अपॉर्चुनिटी नहीं, चूंकि आएगा। ग्लोबल मार्केट में दाम ज्यादा मिल रहे हैं, डोमेस्टिक मार्केट में दाम कम मिल रहे हैं, तो इस बात को लेकर आपके पास कोई प्रपोजल नहीं आ रहा है? पहले हम डोमेस्टिक प्रोडक्शन देखेंगे, उसके बाद ही हम कुछ एंटरटेन करेंगे, क्योंकि अच्छा। लक्ष्य है कि डोमेस्टिक में कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। ठीक बात है। अब विटलानी जी, मैं कुछ रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, उसमें कुछ एजेंसी ऐसी हैं जिनका ये मानना है कि चीनी का उत्पादन करीब 10% के आसपास घट सकता है, हालांकि इस माने 3% की बात कही है। और ये उसमें कहा जा रहा है, बहुत सारे लोग ये बात अभी कर रहे हैं कि अब चूंकि गर्मियों में चीनी की डिमांड बढ़ जाती है, जो बल्क कंज्यूमर है, रिटेल कंज्यूमर तो ठीक है, लेकिन जो बल्क कंज्यूमर है जैसे कोल्ड ड्रिंक कंपनियां, आइसक्रीम, उसके लिए चीनी की डिमांड बढ़ जाती है गर्मियों में। तो ये अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर ये डिमांड बढ़ती है तो प्राइसेस बढ़ भी सकते हैं डोमेस्टिक मार्केट में चीनी के, मतलब इस तरह की बात हो रही है। मैं आपसे क्लैरिटी लेना चाहता हूं कि क्या गर्मियों में चीनी के दाम बढ़ने की कुछ आशंका है, या आपको लगता है कि बिल्कुल नहीं, ये आशंका निराधार है, सप्लाई लेवल में हम बिल्कुल कंफर्टेबल है? देखिए, मैं एक आपसे बात बताता हूँ कि हिंदुस्तान में क्या दाम रखना है वो गवर्नमेंट के हाथ में है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट मंथली रिलीज ज्यादा दे देती है तो कोई प्राइस बढ़ने का सवाल ही नहीं आता है। सप्लाई डिमांड गवर्नमेंट नक्की करती है, तो उस हिसाब से हमें, जहां तक आपकी कंजप्शन की बातें मैं बताऊंगा कि ऐसे किसी का भी एल नीनो या ये सब चीज का जो गर्मी ज्यादा होगी या कंजप्शन ज्यादा होगा, ये काफी बार आते हैं, लेकिन ट्रैक रिकॉर्ड उनका 50-50% है सही जाना। और जो गर्मियों की डिमांड आनी है तो वो आने के लिए हमारे पास उपलब्ध स्टॉक काफी अच्छा है। मैं आपको बहुत क्लियर 2-3 चीजें बता देता हूँ। नंबर 1,
हमारे क्रॉप कमेटी के चेयरमैन राहिल शेख है, उनकी रिसर्च के हिसाब से बहुत क्लियर है कि इंडिया का प्रोडक्शन 9 से 10% ही गिरेगा गिरेगा और गिरेगा। पहली बात। सेकंड बात, हम तो ट्रेड में है, हमको अगर एक्सपोर्ट के लिए कोटा गवर्नमेंट से मिले तो हम तो खुश हैं, पर हमने अभी यहां से कल से उम्मीद छोड़ दी है कि कोई भी कोटा एक्सपोर्ट के लिए मिलेगा, और न मांगना चाहिए, हम मांगेंगे भी नहीं। ठीक है, ये बहुत हाँ। तीसरी बात कि जहां तक डोमेस्टिक प्राइस है, गवर्नमेंट इज वेल इक्विप्ड बाय एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट, और उनको भी ये देखना चाहिए कि अभी 3 महीने बाकी है, अप्रैल, मई और जून, ठीक, जहां पे किसान जो बुआई करती है अगली सीजन के लिए, वहां पे कुछ दाम ऊपर रहेंगे, तो प्लांटेशन ऑफ द शुगर केन विल बी मोर, और 23-24 के लिए हमें जो गन्ना चाहिए इथेनॉल और शुगर के लिए। आप ये कहना चाह रहे हैं विटलानी जी कि सरकार को कुछ दाम बढ़ाने चाहिए, एक्स मिल प्राइस जो है, आप ये इंडिकेट कर रहे हैं? मैं ये इंडिकेट कर रहा हूं कि 1-2 रुपया ये 2-3 महीने के लिए बढ़ाना चाहिए। अच्छा, 1-2 रुपया, बिल्कुल क्लियर, हाँ, क्लियर कट व्यू। अगर फार्मर्स राइट, फार्मर्स जो है वो केन की बदले कहीं डाइवर्ट व्हीट या अलग क्रॉप में नहीं जावे, और हमारी रिक्वायरमेंट अभी बढ़ गई है। ठीक है, एक तो हमें शुगर के लिए भी गन्ना चाहिए और इथेनॉल के लिए भी चाहिए, ये पॉइंट वैलिड है। लेकिन अब मैं आपसे संजय एक बात जानना चाहता हूं कि मैं अगर डायरेक्टली एक लाइन में आपसे पूछूं, क्योंकि इस वक्त चर्चा हो रही ग्लोबल मार्केट में चीनी के दाम बढ़ गए, भारत में क्या होगा, मैं आपसे डायरेक्ट एक लाइन में सवाल पूछना चाहता हूं कि क्या भारत में चीनी के दाम बढ़ने वाले हैं सर, या नहीं बढ़ने वाले हैं? क्या राय आपकी? देखिए, चीनी के दाम बढ़ना या घटना, लाइक इट वाज आउटलाइंड, इज अ मैटर ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। राइट नाउ वी आर वेरी कंफर्टेबल इन आवर सप्लाई, देयर इज नो शॉर्टेज इवन टेकिंग द ड्रॉप इन सप्लाई अच्छी है, तो मतलब डिमांड, सप्लाई अच्छी है, मतलब आप कह रहे हैं कि प्राइस नहीं बढ़ेंगे, राइट? हम ये नहीं कह रहे कि प्राइस नहीं बढ़ेंगे, हम ये कह रहे हैं कि क्योंकि सप्लाई सही है, डिमांड के ऊपर वो एडजस्टमेंट होगा। पर क्या डोमेस्टिक के प्राइस बढ़ने चाहिए? बिल्कुल बढ़ना चाहिए, क्योंकि बहुत प्रेस है, तो बिल्कुल आप लोग उम्मीद है कि 2 रुपए के आसपास प्राइस बढ़ना चाहिए। अच्छा, आप भी ये डिमांड कर रहे हैं कि चीनी के दाम बढ़ाने चाहिए ताकि गन्ना किसानों को थोड़ा फायदा हो। विटलानी जी भी ये बात कर रहे हैं, लेकिन जो दर्शक इस वक्त हमें देख रहे हैं वो बिल्कुल क्लियर सुन लें, बिल्कुल पैनिक होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि 2 बड़े एक्सपर्ट हमारे साथ चीनी के बैठे हैं, प्रफुल्ल विटलानी और संजय मोहंती, दोनों कह रहे हैं कि सप्लाई सिचुएशन बहुत कंफर्टेबल है। तो अगर आपके पास कहीं से ये खबर आती है कि सप्लाई को लेकर किल्लत है, ये है, वो है, तो आप बिल्कुल उसके ऊपर यकीन ना करें। आप बहुत ऑथेंटिक सोर्स से ये सुन रहे हैं कि चीनी की सप्लाई को लेकर कोई दिक्कत नहीं है। दाम बढ़ाना नहीं बढ़ाना सरकार के हाथ में, ये डिमांड इंडस्ट्री की तरफ से हो रही है, देखते हैं इसके ऊपर क्या होता है, लेकिन डिमांड के मुकाबले सप्लाई के हालात बेहतर हैं। बहुत शुक्रिया विटलानी जी आपका और संजय मोहंती जी आपका हमारे साथ आज की इस खास चर्चा में जुड़ने के लिए। अब फटाफट वंदना जी, चीनी से हम सीधे गोल्ड पर आते हैं। आप जरा बताइए कि गोल्ड का मार्केट बहुत लंबी और बड़ी तेजी के बाद आज थोड़ा सा रुकता हुआ दिख रहा है, थोड़ा गिरता हुआ दिख रहा है, क्या किया जाए गोल्ड में आज के लिए? जी, अपसाइड है यहाँ पे डॉलर इंडेक्स में मृत्युंजय जी, 102.4 मुझे लग रहा है ऊपर की तरफ। तो एक प्रेशर यहाँ पे बनता हुआ दिखेगा गोल्ड में 60,500-600 के करीब। यहाँ पे एक बिकवाली हम यहाँ पे कर सकते हैं। यहाँ का नीचे का टारगेट 60,000 का होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे 60,775 से लेके 60,800 तक का लगा सकते हैं। तो आज का दिन जो है वो करेक्शन का हो सकता है। अच्छा, आज का दिन आप कह रही हैं करेक्शन का हो सकता है, इस पर आप नजर रखें गोल्ड में। आप बताएं जरा भाटिया जी, आपके हिसाब से गोल्ड में क्या किया जाए आज? अच्छा, लगता है अभी हमारा संपर्क नहीं हो पा रहा है। वंदना जी, फटाफट चांदी पर जरा अपना व्यू दे दें। चांदी थोड़ा सा दायरे में है, मुझे लग रहा है कि 74,500 के करीब एक बिकवाली करनी चाहिए। नीचे की तरफ मुझे लग रहा है कि 74,000 से 73,800 तक के लेवल्स रहेंगे। इसमें स्टॉप लॉस यहाँ पे लगा के चलना होगा करीब 74,900 तक का। मुझे लग रहा है कि गिरावट जो है, जो अपसाइड आता हुआ देखे थे, वहां एक पॉज है, और आज के दिन भी यहाँ पे गिरावट जो है वो कंटिन्यू होना चाहिए। ओके, और अब बात करते हैं कच्चे तेल की, क्रूड की, और क्रूड का मार्केट थोड़ा सा ठंडा पड़ा हुआ है, करीब करीब आधा फीसदी नीचे है इस वक्त एमसीएक्स पर कच्चा तेल। धर्मेश भाटिया भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं दुबई से। धर्मेश जी, आप जरा बताएं कि क्रूड में अब मार्केट बड़ी तेजी के बाद रुक गया है, थका हुआ दिख रहा है, क्या ट्रेड बनता है अभी कच्चे तेल में?
देखिए, कच्चे तेल की बात करें तो कच्चे तेल में अभी भी फंडामेंटली काफी तेजी है। जो यूफोरा बना हुआ था मार्केट में, अगर आप देखिए तो ऑलमोस्ट $6-7 की तेजी आपको 1 या 2 ट्रेडिंग सेशन में देखने मिली है। तो कहीं ना कहीं ये कंसोलिडेशन में आ चुका है। पर मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि रुपया यहाँ से थोड़ा कमजोर होगा तो उसे एमसीएक्स में काफी सपोर्ट मिल सकता है और प्राइस यहाँ से थोड़ी और बढ़त दिखा सकता है। तो मैं रेकमेंड करूंगा 6550 के स्तर आते हैं तो वहां पे बाइंग इनिशिएट कर सकते हैं। अपसाइड अराउंड 6750 से 6800 के स्तर आपको देखने मिल सकते हैं। अंतरराष्ट्रीय मार्केट अगर आप WTI की बात करें तो 82 के टारगेट के लिए आप इनिशिएट कर सकते हैं। तो फंडामेंटली टेक्निकली मैं काफी बुलिश हूं और तेजी बरकरार रहेगी कच्चे तेल में। अच्छा, तो आप कह रहे हैं कि तेजी कच्चे तेल में बरकरार रहेगी, इस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। वंदना जी, अब मैं आता हूं बेस मेटल पे। मेटल में आज की कोई टॉपिक आपके पास जहां पर आपको लगता हो कि ट्रेड आज लेना ठीक रहेगा? जी मिथुन जी, यहाँ पे डेटा नेगेटिव है, चाहे यूएस हो या चाइना फ्रंट से। मुझे लग रहा है थोड़ा सा दबाव कंटिन्यू रहेगा और दो कमोडिटी है जहाँ पे मुझे लग रहा है कि प्रेशर जो है बनता हुआ दिख रहा है। एक तो जिंक है, थोड़ा सा यहाँ पे सप्लाई साइड बढ़ा है। 249 पे मैं यहाँ पे रिकमेंड करूंगी कि सेलिंग करना चाहिए। 246 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे 250.5 का लगाना चाहिए। और लेट दूसरी कमोडिटी होगी, हालांकि ये बहुत रेंज में ये कमोडिटी घूमती है, लेकिन एक करेक्शन यहाँ पे ड्यू है। 181 पे सेल करना चाहिए। 179 का टारगेट होगा। स्टॉप लॉस यहाँ पे प्लेस करना होगा 182 का। 182 का स्टॉप लॉस, ठीक है, इस पर आप नजर रखिए। जिंक में बिकवाली की राय है। जिंक के अलावा और कोई कॉल आपके पास धर्मेश जी मेटल में? देखिए, मेरी थोड़ी स्ट्रैटेजी डिफरेंट है। मैं कॉपर की तरफ बेट करूंगा। इनफैक्ट पिछले हफ्ते भी मैंने कॉपर में बाइंग की सलाह दी थी, उसमें से ऑलमोस्ट 6-7 रुपए की तेजी आपको देखने मिली है। ये तेजी बरकरार रहेगी क्योंकि अगर आप देखिए तो चांदी, सोना, सारे के सारे बेस मेटल्स, सारे काउंटर्स काफी बुलिश हो चुके हैं न्यूज के बाद। और ये हफ्ता काफी पॉजिटिव न्यूज रहा मार्केट में। मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि तेजी अराउंड 775, 77, 77 तक के लेवल्स आपको शॉर्ट टर्म में दिखा सकती है। बाय साइड में रहना चाहिए क्योंकि मार्केट अगर देखें तो 750 के नीचे जा नहीं रही है और 780 के ऊपर आ नहीं रही है। मार्केट इसी दायरे में ट्रेड हो रहा है। डाउन साइड रिस्क काफी लिमिटेड है और अगर फंडामेंटली देखें तो मार्केट में अभी भी एक फर्म न्यूज एक्सपेक्ट है और प्राइस कंटिन्यूसली रैली करेगी। ओके, तो कॉपर पर नजर रखिए, ये बात धर्मेश जी कह रहे हैं, इस पर आप नजर बनाकर चल सकते हैं। वंदना जी, अब जरा मैं आता हूं एग्री मार्केट में। एग्री में ग्वार में कल तेजी थी, आज मार्केट फिर से नीचे दिख रहा है। ये ऊपर नीचे का खेल लगातार ग्वार में चल रहा है, क्या करें ग्वार में? अभी वन साइडेड मूव यहाँ पे नहीं दिख रही है। मिलर्स का डिमांड आता है यहाँ पे लगातार, तो वहां पे एक बढ़ोतरी देखने को मिलता है। आज के दिन में मुझे करेक्शन लग रहा है 11,775, ये एक लेवल रहेगा जहाँ पे मैं सेलिंग रिकमेंड करूंगी। टारगेट बहुत नीचे का नहीं रहेगा, 11,500 का टारगेट रखना चाहिए। स्टॉप लॉस यहाँ पे होगा 11,875 और कहीं ना कहीं 11,400, 200 के करीब यहाँ पे ये कमोडिटी फिर से सपोर्ट ले सकती है। ठीक है, तो ये राय आपकी हो गई ग्वार के ऊपर। और जीरे पर आपका व्यू वंदना जी? जीरा में मुझे लग रहा है कि जो अपसाइड है वो बरकरार रहना चाहिए। हर यहाँ पे सेलिंग पे बाइंग आ रही है, पाइपलाइन भी ड्राई है। तो अप्रैल कॉन्ट्रैक्ट में मुझे लग रहा है कि 36,900 तक के जो लेवल्स हैं वो यहाँ पे आते हुए दिखेंगे। और जो हम बात करते थे कि 38,000 तक के लेवल्स यहाँ पे आ सकते हैं, वो मुझे लग रहा है कि आने वाले 1 से 1.5 महीने में देखने को मिल सकता है। ठीक है, अब धर्मेश जी जरा करेंसी पर अपना व्यू बताइए, क्योंकि रुपया थोड़ा सा मजबूत तो हुआ है और आज भी आप देखिए डॉलर के मुकाबले रुपए की चाल अभी 82 के नीचे है रुपया। क्या लगता है आपको अभी रुपए में? देखिए, फंडामेंटली देखिए तो रुपए में अगर आप देखिए लास्ट 3 से 4 साल का अंतराल भी देखिए तो कंटिन्यूसली डेप्रिशिएट हो रही है। अभी जो मार्केट में डेप्रिसिएशन आनी चाहिए वो मेजर कारण होगा सोना और तेल। कंटिन्यूसली ये बढ़ रहा है। इंडिया की जो ट्रेड डेफिसिट है उसमें मेजर योगदान सोना और तेल का भी होता है। तो मेरे हिसाब से रुपए में आगे चल के मेरे को और वीकनेस लग रही है और प्राइस 83, 84 तक के लेवल्स भी शॉर्ट टर्म में दिखा सकती है। प्लस मई में इंटरेस्ट रेट हाइक है फेड की तरफ से, जब वो करेगा तो डेफिनेटली डॉलर और स्ट्रॉन्ग होगा, तो उसके विपरीत आप रुपए में वीकनेस देख सकते हैं। तो मैं रेकमेंड करूंगा आप डॉलर बाय करके चले, करंट लेवल से भी बाय करके चल सकते हैं। इमीडिएट टारगेट इसका 8240 का रहेगा। मैं इस साल के अंतराल तक या मैं साल के सेकंड थर्ड क्वार्टर तक आप एक्सपेक्ट करिए 8350, 83 तक के लेवल आपको देखने मिल सकते हैं। ठीक है, चलिए, बहुत शुक्रिया धर्मेश आपका और वंदना जी आपका जुड़ने के लिए और बताने के लिए आज कहाँ पर कमाई के मौके बन सकते हैं।